तो एक बार क्या है, स्वागत है सभी लोगों का। मैं आपका जीएस टीचर रचित राजावत आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक इतिहास के लिए एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज। अभी आपके लिए पहला वीडियो आ रहा है, इसके बाद कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। इतिहास आपको पता ही होगा कि जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अपन इसको देखते हैं। अपन इतिहास आवाज आ रही है? हिस्ट्री नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इतिहास, इसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। आपको पता होगा कि एक देश है ग्रीक। कौन सा देश है? ग्रीक। तो इतिहास जो शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति जो हुई है, अगर आपसे कोई पूछे इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो उससे बोल देना ये ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया, उसी हिस्टोरिया से निकला है आपका वर्ड हिस्ट्री। क्या निकला है? हिस्ट्री। अब प्रश्न आता है कि भैया ये हिस्टोरिया है क्या? तो हिस्टोरिया कुछ नया नहीं है, ये वही है जो आप समझ रहे हैं। इसे बोलते हैं अतीत का अध्ययन। क्या बोलते हैं? अतीत का अध्ययन, है ना। इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ पास्ट। स्टडी ऑफ पास्ट। अगर आपसे कोई आम भाषा में पूछे कि इतिहास है क्या, तो आपके दिमाग में यही बात आएगी कि भाई कुछ बीता हुआ है, वही बीत चुका है, वो इतिहास है। तो एग्जैक्टली आपका भी कहना सही है। जो इतिहास है वो शब्द हिस्टोरिया यानी हिस्ट्री से बना हुआ है, और हिस्टोरिया का वास्तविक मतलब होता है अतीत का अध्ययन, यानी कि बीता हुआ, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब प्रश्न आता है क्या हर बीती हुई चीज इतिहास है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इतिहास को पढ़ने के कुछ आयाम होते हैं, जैसे सामाजिक बिंदु, है ना, सामाजिक, आर्थिक, है ना। इसके अलावा अपना कौन सा होता है? आर्थिक होता है, सामाजिक होता है, आर्थिक होता है, है ना, धार्मिक होता है। यानी कि इतिहास के माध्यम से हम उस समय की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सभी स्थितियों का अध्ययन करते हैं। इसकी वजह क्या है अध्ययन करने की? ताकि हम वर्तमान में इस स्थिति का अध्ययन करते उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। जैसे मान लो कि हमने पढ़ा होगा, आपने सभी ने, कि जैसे आपने अकबर के बारे में पढ़ा होगा, अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ा होगा आपने, है ना, आपने बारे में पढ़ा होगा, आपने कई राजाओं के बारे में पढ़ा होगा। तो आप देखते होंगे कि उनका शासनकाल कैसा रहा है, उनने प्रजा के अकॉर्डिंग किस तरीके से अपनी चीजें की हैं। जैसे आप मोहम्मद बिन तुगलक से देखते होंगे कि वो समय के हिसाब से बहुत आगे चल रहा था, है ना। तो उसने क्या क्या ऐसी कमियां की हैं जिसकी वजह से उसकी प्रजा उससे खुश नहीं थी। इसके अलावा आप चंद्रगुप्त मौर्य से सीख सकते हैं कि एक इतने बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी उसने, है ना। तो इतिहास से हम सीख सकते हैं कि उन्होंने प्रशासन या शासन कैसे किया, उसका अपन यूज करके वर्तमान में इन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो इन इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहास को अपन ने अध्ययन की दृष्टि से क्या किया है? 3 भाग में बांट दिया। कितने भाग में? 3। जैसे अपन इतिहास की बात करें तो इतिहास को अपन ने 3 भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया? 3। ठीक है। एक आपका कहलाता है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, है ना। एक आपका कहलाता है मध्य भारत का इतिहास। कौन सा कहलाता है? का इतिहास। ठीक है। और एक आपका कहलाता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो अपन ने इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया। अब प्रश्न आता है मैं भारत का इतिहास क्यों लिख रहा हूं? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि अभी अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि विश्व कहीं चला गया, उसकी कंटेम्परेरी, उसी के समकालीन विश्व। जैसे आप भारत की बात करें हैं तो भारत के सबसे पुरानी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। तो भारत में तो हड़प्पा सभ्यता थी, उसी समय चीन में चीन की सभ्यता थी, है ना। और मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने सुनी होगी, मिस्र में मिस्र की सभ्यता थी। तो इसी तरीके से अलग अलग जगह पर सारी अपने अपने इतिहास रन कर रहे थे। तो अभी अपन भारत के इतिहास के बारे में देख रहे हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट और काफी ज्यादा मजेदार है। अपन इतिहास की बात करें प्राचीन भारत की, किया है
एक सिंपल सा पैमाना है, बिल्कुल सिंपल सा। अपन इतिहास को एक अज्ञात काल से उठाते हैं। किस काल से? अज्ञात काल से। इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि इंसान ने किस तरीके से अपने जीवन की किस पॉइंट से शुरुआत की होगी। हाँ, कई लोगों का विचार है कि आज से 15,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, तो कईयों मत है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट का आइडिया हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो इतिहासकारों ने इसको सिंपल सा बांट दिया है, अज्ञात काल से चालू करते हैं अपन इसको, और अज्ञात काल से लेकर इसको 712 ईस्वी तक, ईस्वी लिख दो चाहे एडी लिख दो, इसको अपन ईस्वी भी कह सकते हैं, 712 ईस्वी। अब अज्ञात काल तो ठीक था, ये 712 क्या है? तो आपको पता होगा, आपने अगर थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा होगा, तो सन 712 ईस्वी में एक अरबी आक्रमणकारी जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, भारत पर इसने आक्रमण किया। यहां से, इसी पॉइंट से इस्लाम का आगमन हुआ, और यहां से आपका इतिहास चेंज लेता है। मोहम्मद गौरी, गजनबी, है ना, इसके अलावा आपका पूरा एक दिल्ली सल्तनत स्थापित होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक मुगल वंश आता है। तो यहां से, इस पॉइंट से, सॉरी एक सेकंड, तो यहां से, इस पॉइंट से आपकी जो हिस्ट्री है पूरी की पूरी चेंज होती है। और इस पॉइंट से, यहां से 712 से लेकर, मैंने क्या बोला, 712 से लेकर 1707 तक, 1707 ईस्वी तक, इस काल को बोला जाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। 712 में क्या हुआ था आपको याद रखना है, इस समय मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का। किसका आक्रमण हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का। इस मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद से लेकर 1707 तक, 1707 में क्या घटना घटी थी आपको पता होगा। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, पतन की ओर जाने लगा। यहां से इतिहास फिर टर्न लेता है। आपको पता होगा कि मुगलों के अधीन कई सूबे हुआ करते थे, सब सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जैसे बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां, है ना। इसके अलावा आपके कई थे जिन्होंने इन्हीं के कंटेम्परेरी औरंगजेब के आपको स्वतंत्र घोषित कर लिया। यहां से आपका इतिहास चेंज लेता है। पता होगा आपको, इसी समय अंग्रेजों का भी भारत में आगमन हो जाता है। तो आपने देखा अज्ञात काल से लेकर 712 तक का जो इतिहास है, इसे अपन कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन में अपन 712 से 1707 तक का कहते हैं अपन मध्यकालीन का इतिहास। और आधुनिक में बेटा इसको याद रखना है, 1707 ईस्वी से लेकर 1947 तक, यानी कि आपको पता होगा देश आजाद हो जाता है 1947 में। इतना इतिहास, इसे कहते हैं अपन आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। 1707 में क्या घटना घटी थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? औरंगजेब की। तो ये तीन अपन ने पार्ट्स में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करके रखा है। फिर इसके बाद अपन अगर और आगे पढ़ते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1947 के बाद के इतिहास को कहते हैं स्वतंत्रोत्तर भारत का इतिहास, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पार्ट्स के बारे में अपन को कंटिन्यू रखेंगे, प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का और आधुनिक भारत का इतिहास। अगर अपन थोड़ा धर्म की दृष्टि से देखें तो प्राचीन भारत में मुख्यतः हिंदू धर्म का वर्चस्व था, सनातन धर्म का। कौन से धर्म का? सनातन। और अगर अपन मध्य भारत की बात करें, इस समय इस्लाम धर्म का वर्चस्व ज्यादा था। किसका वर्चस्व था? इस्लाम धर्म का। और अगर अपन आधुनिक भारत की बात करें तो आपको पता होगा ईसाइयों का आगमन होने लगा था, ईसाई मिशनरी आ रहे थे, ईसाई धर्म का उत्थान हो रहा था भारत में, और ईसाइयों का वर्चस्व देखने को मिलता है। तो इतिहास को अपने धर्म के आधार पर भी देखें तो तीनों समय पर अलग अलग धर्म की वर्चस्वता देखने को मिलती है अपन को, ठीक है। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अपन थोड़ा प्राचीन की ओर रुख करें, प्राचीन भारत की ओर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इसको कहते हैं अपन, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास क्या कहते हैं? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यहां से आप देखेंगे
एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अज्ञात काल से शुरुआत होगी, मानव विकसित होगा धीरे धीरे करके। आपको पता होगा कि सबसे पहले मानव जो था वो पैरोलापिथिकस के रूप में हुआ करता था, यहां से धीरे धीरे चेंज हुआ रामापिथिकस, इरेक्टस, और वर्तमान में आज अपन होमो सेपियंस के रूप में जाने जाते हैं। इतना अपन ने विकास के एक लंबे क्रम को अपन ने एक पूरा अपन ने इसको तय किया है। आपने किताबों में देखा हुआ, चित्र छपा हुआ कि पहले अपन बंदर की तरह चलते थे, फिर अपन सीधे होना शुरू हुए, फिर और सीधे हुए, वर्तमान में आज अपन सीधे हो गए, है ना। क्योंकि अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वो मस्तिष्क का एक छेद होता है फोरेनम मैग्नम, उससे जुड़ती है, वो छेद ऊपर खिसक गया, तो ऊपर खिसक जाने से क्या हुआ, अपन सीधे चलना सीख गए, पर चलते हैं, बाइपेटलिज्म कहते हैं इसको अपन। तो यहां से अपन धीरे धीरे करके विकसित हुए, और भारत के इतिहास में सबसे पहली सभ्यता जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ये प्राचीन भारत के अंदर के टॉपिक हैं। मैं क्या क्या लिखा मैंने? हड़प्पा सभ्यता। जब भारत में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उसी समय अन्यंत्र जगह अलग अलग चल रही थी। जैसे चीन में मैंने बताया आपको कौन सी सभ्यता थी, चीन की सभ्यता, है ना। ईरान इराक वाले क्षेत्र में थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। अपन बात मिस्र की सभ्यता, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा फूलने और फलने वाली सभ्यता थी। पता है क्यों? क्योंकि इस सभ्यता के लोगों का जब आप जीवन देखोगे ना, तो आज की तुलना से अगर आप उनका कंपैरिजन करोगे आज के समय से, तो शायद ही अपन यूं कहें कि बेस्ट नहीं था, वो द बेस्ट था बिल्कुल। ठीक है, हड़प्पा इसकी वजह क्या है कहने की? देखो, पाकिस्तान में एक जगह है हड़प्पा, सबसे पहले साक्ष्य हड़प्पा से खोजा गया, तो नाम इसका पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम पड़ गया इसका? हड़प्पा सभ्यता। साथ ही साथ में इस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। क्या लिखा मैंने? सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। इसको शॉर्ट में कहते हैं IVC, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या लिखा मैंने? इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो सिंधु नदी, वैली मतलब घाटी, और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। प्रश्न आता है सभ्यता है क्या? ये देखो देखो, एक आपने शब्द सुना होगा संस्कृति, कल्चर। जैसे अपने घर में जब बड़े आते हैं तब अपन उनका पैर छूते हैं, अपन उनके, है ना। अपन पानी पिलाते हैं, आदर करते हैं उनका, है ना। अपने यहाँ की आपने देखा होगा जो मतलब कई चीजें हैं कि अपन बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे रीति रिवाज हैं। अपन कई बार मंदिर के सामने से निकलते हैं तो अपन पैर भी छू लेते हैं ईश्वर के। हमारी संस्कृति है, कल्चर है। क्या है ये? कल्चर है। ये इसको कल्चर कहते हैं अपन। जैसे ब्रिटेन का कल्चर अलग है ना, इंडिया का कल्चर अलग है। अपन कहते हैं भारतीय संस्कृति। जब किसी संस्कृति को बहुत लंबे समय तक फॉलो किया जाता है, उसका अनुसरण किया जाता है, तो उसे सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सभ्यता। जैसे आपने सुना होगा जब आपके घर में मेहमान आते हैं, अगर आप उनके पैर ना छुए हैं तो आपके घर के लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर सभ्यता नहीं है। सभ्यता मतलब उन्होंने आपको संस्कृति सिखा दी, इतना लंबा समय हो गया कि अभी भी आप उसको फॉलो नहीं कर पाए, तो सभ्यता में कन्वर्ट हो गई वो। किसमें कन्वर्ट हो गई? सभ्यता, सिविलाइजेशन। यानी एक सिंपल सी बात करें तो किसी भी संस्कृति का जब बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया जाता है तो अपन उसको सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन, ठीक है। तो पहली सभ्यता थी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, भारत के नक्शे की बात करें तो भारत का आपने कुछ नक्शा देखा होगा, तो भारत के नक्शे चले हैं तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है, कौन सा? बोखरचू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है डियर? ये बोखरचू ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर का दूसरा नाम है चेमयांगडुंग ग्लेशियर। कौन सा है? चेमयांगडुंग ग्लेशियर। इस चेमयांगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी। तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से बहते हुए अपना जल गिराती है अरब सागर में। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के आसपास ही हड़प्पा के सारे शहर मिलते हैं, इसके आसपास, इसी नदी की घाटियों में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। अपन जो भी देखेंगे, मोहनजोदड़ो देखा होगा आपने, चहुंदड़ो देखा होगा, कालीबंगा सुना होगा आपने, राखी गढ़ी, बनावली, इसके अलावा आपने रोपड़ है,
इतने सारे हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं वो पूरे के पूरे इसी नदी के आसपास देखने को मिलते हैं। इस नदी को कहते हैं सिंधु नदी, और इसकी घाटी में बसे हुए हैं तो कह दिए सिंधु घाटी सभ्यता। आज भी आप चले जाओगे, आज तो खैर बहुत अपन अतीत की बात करें तो इंसान वहीं बसेगा जहां पानी होगा, क्योंकि भाई पानी पीना है, फसलों को भी देना है। अब आज तो नहरें आ गई हैं, मोटर आ गई है, बोर कर लेते अपन। इतने पुराने समय में ये चीज हो पाना पॉसिबल नहीं थी, तो इंसान वहीं बसा जहां पे नदियां थी। तो सिंधु घाटी में लोग इसी वजह से यहाँ बसे। इन्होंने कहा नदियों का पानी मिलेगा पीने के लिए, पशुओं को भी मिलेगा, खेती भी कर पाएंगे आसानी से, तो बस गए, है ना। तो इसलिए इसको बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला शहर मिला हड़प्पा, तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हड़प्पा सभ्यता। ठीक, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। मैंने क्या कहा? कांस्य युगीन सभ्यता। आप समझना है, मैंने आपके सामने दो नाम लिखे, हड़प्पा और सिंधु घाटी। तीसरा नाम लिखने जाना हूं, कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। आता है भाई कि चलो ये दो नाम तो मैंने मान लिए कि आपने कहा हड़प्पा पहले मिला है, सिंधु घाटी में मिले हैं, ये कांस्य युगीन कहां से आ गया? देखो, मैंने बताया इंसान ने सबसे पहले आके कुछ नहीं सीखा, पत्थरों का प्रयोग सीखा। किसका प्रयोग सीखा? पत्थरों का। पत्थरों में रहा है, इसको बोला गया स्टोन एज, पाषाण काल। पत्थरों से आगे निकला, आग की खोज हुई, आग की खोज से और आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे करके इंसान परिचित हुआ, पता किससे? कॉपर से, फिर टिन से। टिन यानी, टिन आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो एक धातु होती है टिन। जब कॉपर में टिन मिलाया गया तो एक नया तत्व जिसको अपन मिश्र धातु कहेंगे बन के तैयार हुई, इसको बोलते हैं कांसा। क्या कहते हैं अपन इसको? कांसा। कोई पूछे कांसा है क्या, तो उससे कह देना जब कॉपर में टिन मिलाया जाएगा तो उसको कांसा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? कांसा, है ना। और जब कोई पूछे भैया पीतल क्या है, तो उससे कह देना कि जब कॉपर मिला देंगे तो उसे पीतल कहेंगे। तो कॉपर में टिन मिल गया तो कांसा बन गया। एग्जैक्टली हड़प्पा सभ्यता के लोग इस कांसे का प्रयोग करना सीख चुके थे, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, है ना। कांसे का कहते हैं। इसके आगे चल के लोहे की खोज होती है। पता, लोहे की खोज तो इतनी बड़ी क्रांति है कि हथियार बनना चालू हो गए, फसलें काटना इंसान सीख गया, है ना। लोहे की तो बहुत उपयोग है। आज की डेट में आप मुझे कोई भी मशीनरी बता देना बिना लोहे के बन पाती हो। कार हुआ, ट्रक हुआ, बड़ी से बड़ी मशीनें हैं आपकी, बिना लोहे के नहीं बन पाती हैं। तो लोहे की खोज तो बहुत बड़ी खोज है। इसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी की खोज, विद्युत। आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ये लाइट की वजह से, ये बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। सबसे बड़ी खोज है तो टेक्नोलॉजी। कौन सी है? टेक्नोलॉजी। तो इंसान ने अपने आप को विकास किया, मात्र पता आपको, अपन ने 10,000 साल के भीतर इतना अपन विकसित हो गए कि आज अपन यहाँ खड़े हो गए हैं। आज से 10,000 साल पहले अपन चलना भी नहीं आता था अपन को, आज अपन चांद पे पहुंच गए जाके। अपन सोचो इतना आगे बढ़ गए हैं। आगे आने वाले पता नहीं 10,000 20,000 सालों में कहाँ पहुंचेंगे, इस बात का कोई आइडिया नहीं है। तो ये सिंधु घाटी हो गया, बहुत विकसित थी, बहुत ज्यादा। ऐसा बोला जाता है कि एक समय ऐसा आया कि यहाँ बहुत भयंकर बाढ़ आई, इस नदी में बाढ़, और इतनी खतरनाक बाढ़ थी कि लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया, फसलें, खेती, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो अब इंसान कैसे जिए? इस खतरनाक बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कई इतिहासकारों का कहना है कि भाई भूकंप आ गए, किसी का कहना है कि कोई क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, है ना, कि यहाँ की जलवायु में परिवर्तन आने लगे। जैसे अभी अपन भारत की बात करें, अपनी जलवायु मानसूनी जलवायु है, अपन ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है, बरसात भी आती है। अभी अपने यहाँ बरसात लगातार रहने लगे 12 महीने, कभी मतलब ठंडी ना आए, गर्मी अपन जी पाएंगे? अपने लिए आसान होगा ये? हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल काम चला लें, अपनी कई समस्याएं आने लगेंगी, है ना। कई फसलें ऐसी हैं जो प्रॉपर बरसात नहीं चाहिए, गेहूं की पैदावार नहीं होगी, आपके चावल हो सकते हैं लेकिन चावल भी एक समय बाद वो भी नहीं हो पाएंगे। तो कई समस्याएं आपके लिए आने लगेंगी धीरे धीरे करके। तो ऐसे ही करके यहाँ क्लाइमेट चेंज हुआ, ये सभ्यता खत्म हो गई, ऐसा बोला जाता है। अब मैं सेंट्रल एशिया की बात करूंगा, आप समझना ध्यान से, जैसे मैं आपको अगले उस पर दिखाऊं। तो अपन बात करें किसकी? सेंट्रल एशिया। अब प्रश्न आता है भाई ये मध्य एशिया है क्या? तुमको वो समझाता हूं, मध्य एशिया है क्या। देखना ध्यान से, आपके सामने नक्शा खुला हुआ है,
आपके सामने क्या है, ये नक्शा है। नक्शे को जब आप ध्यान से देखोगे आप, तो ये आपका एशिया महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप में आपकी ये वाली जो कंट्री दिख रही है ना, ये वाली, इनको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये कंट्रीज कहलाती हैं आपकी सेंट्रल एशिया। इस सेंट्रल एशिया से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कई इतिहासकारों का कहना है, इस सेंट्रल एशिया से कई लोग घोड़ों पर बैठकर आए। किस बैठ कर आए, घोड़ों पर, और भारत पर आक्रमण किया आकर इनने। इनको कहा जाता था आर्य। क्या बोला जाता था, आर्य। मैंने क्या लिखा, आर्य, और शब्द दिया गया आर्यों का आगमन हो गया। इन आर्यों के आगमन से यहां पर इस भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक नई सभ्यता पनपी। सभ्यता, कौन सी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इतिहासकारों का कहना है कि सेंट्रल एशिया से, लेकिन कई इतिहासकारों का कहना है कि भाई ये तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। किसी का कहना है कि रूस वाले क्षेत्र से, साइबेरिया से आए थे। तो इसमें कई मतभेद हैं, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी दे पाना तो बड़ा मुश्किल है। कोई कह देता है कि भैया दक्षिण भारत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक का अपना अलग मत है। तो इतना इतिहासकारों में इसका मतभेद है, तो इसके बारे में ठीक से आइडिया हो पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अंत में अगर हम देखें तो सेंट्रल एशिया वाला मत क्या है, ज्यादा स्वीकार। से कोई पूछे आर्य कहां से आए, तो उससे कह देना भैया मध्य एशिया से आए थे। और इन्हें क्या किया था आके, ये घोड़े पर बैठकर आए थे। किस पर बैठकर आए थे, घोड़े पर। पहली बार इंडिया के लोग घोड़े से परिचित हुए, आर्य लेकर आए थे। अगर अपन से कोई कहे कि भैया तुम आर्य हो, तो ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि अपन आज की डेट में मिक्स ब्रीड हो चुके हैं, है ना, सब मिल गए आपस में, गट्ट सट्ट हो गए, तो अपन हो सकता है प्रॉपर आर्य ना हो, लेकिन उत्तर भारत के लोगों को आर्य कहना कोई गलत नहीं होगा, है ना। तो घोड़े से परिचित हुए। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ों के बारे में जानते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं जानते थे, घोड़े से परिचित थे ही नहीं सभ्यता की। तो लोगों ने यहाँ पे घोड़े से परिचित हुए, जाने कि घोड़े भी कुछ होते हैं, हॉर्स होते हैं। ये जो आपको हॉर्स दिखते हैं घोड़े, या आपने इंडिया का नहीं है, ये बाहर से आया है। तो घोड़े से अपन परिचित हुए। लेकिन हाँ, हड़प्पा सभ्यता में कहीं कहीं से घोड़े के संदिग्ध साक्ष्य मिले हैं। इस बात की आज तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये घोड़े के ही साक्ष्य हैं या किसी और जानवर के हैं। लेकिन अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, तो कह देना भाई ये बिल्कुल नहीं थे। मिले हैं तो संदिग्ध साक्ष्य हैं, प्रमाण नहीं है फिक्स। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये घोड़ा ही था। आज भी रिसर्च चल रही है कि ये हॉर्स ही थे या कुछ और थे। लेकिन वैदिक सभ्यता से एग्जैक्टली घोड़े का अपन को आइडिया मिलता है। यहाँ इसको बोलते हैं आर्यों का आगमन हो गया। आर्य आए, आर्य ने अपनी सभ्यता बसाई, इसे बोला गया वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता बोला गया, वैदिक सभ्यता। लोगों को इसको अपन अगर थोड़ा रिलेट करें हैं, तो अगर मैं चाहूं तो कह सकता हूं भगवान श्री राम का काल। वैसे इतिहास तो इसमें नहीं मतलब मिलती है जानकारी अपन को, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, धर्म, इतिहास, विज्ञान सब एक दूसरे के पूरक हैं, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। इस समय बहुत अच्छी स्थिति थी इंडिया की, महिलाओं की भी स्थिति अच्छी थी, है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया व्यवस्थाएं थी, और लोग ग्रामीण क्षेत्र में पनपे थे, ग्रामीण। और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी वो। ये कैसी थी, ये ग्रामीण थी, ग्रामीण, इसको कह सकते हैं अपन रूरल, अपन इसको रूरल सिविलाइजेशन थी। अब बात करें अपन हड़प्पा वैदिक सभ्यता की, तो यहाँ काम के आधार पर पोस्ट थी। जैसे जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता था उसको ब्राह्मण कहते थे। क्या कहते थे, ब्राह्मण। पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ब्राह्मण था। पूजा पाठ कर रहा है, वो ब्राह्मण था। समझे बात। इसके बाद जो लोग रक्षा करते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे, है ना। जैसे मान लो किसी का, अब जैसे आज कोई डॉक्टर है ना, तो कोई बढ़ई है, कोई सैलून कर रहा है, तो सबके अपने अपने काम है। तो उस समय जिसका जो काम था वो क्या था, ब्राह्मण था, पढ़ाई लिखाई कर रहा है। जो रक्षा करता था क्षत्रिय था। ये जाति नहीं थी, ये एज अ पोस्ट हुआ करती थी। ऐसा नहीं था ब्राह्मण किताब पढ़ने लगे, ब्राह्मण रक्षा करने लगे तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, क्षत्रिय करने लगे तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं था। इसके बाद आपकी थी वैश्य। कौन सी थी, ये व्यापार करते थे। क्या करते थे, व्यापार, यानी कि ट्रेड। बात समझे भाई। अब चौथा था, इसे कहते थे शूद्र। ये क्या करता था, सेवाएं देता था।
अन्य काम जो होते हैं, खेती वगैरह करना, है ना, सर्विस देना अपनी, जैसे एक तरीके से अपन कह सकते हैं जैसे अपने स्टाफ होता है, पानी पिलाता है कोई झाड़ू पोंछा करना, यानी कि सर्विस करना एक तरीके से। जिसके पास जैसे आज अपन समझ लें कि अपनी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आज अपन कहीं किसी के यहाँ झाड़ू पोंछा भी करना पड़ता है ना। तो अपना ये जाति नहीं है, ये कर्म आधारित थी। मैंने क्या लिखा, कर्म, जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम। लेकिन आगे चल के ऐसा होता है कि ये सारी की सारी पोस्टें कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई। अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनने लगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनने लगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनने लगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनने लगा। यानी कि वैदिक सभ्यता के शुरुआत में ये सारी की सारी थी कर्म आधारित, और अंत में आते आते क्या हो गई, ये जन्म आधारित। और इस काल को बोला गया उत्तर वैदिक काल। यहां से चीजें पलटने लगी। जो वैश्य था, जो शूद्र था, उसको तो गिल्टी फील होने लगेगा, भाई उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको एक क्षत्रिय की तरह उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको ब्राह्मण की तरह वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इनके साथ आपस में मतभेद होने लगे विचारों में, तो बड़ी समस्या हुई। अब इसका निदान पाने के लिए ऐसा इतिहास कहता है, देखो प्राचीन का इतिहास जो भी है इसके बारे में जानकारी, तो इतिहासकारों में आज भी मतभेद रहते हैं। तो इतिहासकारों का कहना है उसी समय इसी क्षत्रिय वंश के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। ये बड़े चिंतित थे। जब इनके सिद्धार्थ के पिताजी मिले किसी से, मतलब अपन कह सकते हैं किसी गुरु से या किसी एक अच्छे अपन कह सकते हैं दार्शनिक से, तो उनने बोल दिया कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा संत बनेगा। सिद्धार्थ के पिताजी उनने बोला कि भाई राजा, चूंकि सिद्धार्थ के पिताजी छोटी सी जागीर के जागीरदार थे, जैसे आप समझ सकते हैं जैसे आज में एक सरपंच, तो उस समय छोटे से राजा थे सिद्धार्थ के पिताजी, बहुत बड़े राजा नहीं थे। तो वो चाहते थे कि मेरा भी बेटा राजा बने। भाई क्यों चाहेगा कोई पिता कि मेरा बेटा संत बने। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, राजा तो बने लेकिन उसकी बात सही निकल गई थी। इन व्यक्ति का शुरू से ही ध्यान था कि मुझे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीजों में जाना है। यही आगे चल के बनते हैं, क्या बनते हैं, गौतम बुद्ध। इनने देखा कि समाज में अराजकता फैल रही है, मतलब जन धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बंटवारा हो चुका है ना। ब्राह्मण अलग हो गया, क्षत्रिय अलग हो गया, वैश्य अलग हो गया, शूद्र अलग हो गया। ये लोगों से जुड़े, समाज की समस्याओं को देखा। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इनने घोर तपस्या करी। इस तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखना, इनका जन्म भी हुआ पूर्णिमा के दिन, ज्ञान भी मिला पूर्णिमा के दिन, और मृत्यु भी हुई पूर्णिमा के दिन। आते हैं बुद्ध पूर्णिमा, आपको पता होगा। तो एक महान व्यक्ति थे, भगवान की तरह पूजे जाते हैं। इनने क्या किया, लोगों से मिले, बातें की, समस्याएं जानी, तो लोग इनसे प्रेरित हुए। उन्होंने कहा कि आप अच्छी बातें बोल रहे हैं। एक धर्म इनने बनाया, इसको बोला गया बौद्ध धर्म, और लोग इससे जुड़ने लगे। खास तौर पर जो वैश्य और शूद्र थे वो इससे जुड़ने लगे, क्योंकि भाई इनका यहाँ पर तो क्या होता था, इनका यहाँ पे अपमान। तो इनने कहा कि हमें एक ऐसा धर्म मिल गया जिसमें क्या है, जातियां नहीं है और हम सब मिलकर एक रहेंगे। और यदि तुम्हारे दूसरे व्यक्ति पनप चुके थे, इनका नाम था महावीर स्वामी, इन्होंने भी अपना एक धर्म निकाल दिया, जैन धर्म। तो इधर बौद्ध धर्म, जैन धर्म कंटेम्परेरी, एक दूसरे के समकालीन विकसित होने लगे। लोग जुड़ने लगे भारी मात्रा में, क्योंकि भाई इस धर्म में तो वो नहीं था ना मतभेद होना, कि जातियां नहीं थी। आज भी आप देखना समाज में आपको जो भी आपको एससी और एसटी वर्ग है वो अक्सर यहाँ जुड़ता दिखेगा, और उनकी वजह से शोषण क्यों चाहेगा, भाई ईश्वर ने सबको एक सा बनाया है। तो लोग जुड़ने लगे, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने उत्थान पर आ गया, और हिंदू धर्म पर इसका क्या पड़ने लगा, प्रभाव पड़ने लगा। ब्राह्मणों ने इसका बहुत विरोध किया, कई कर्मकांड किए इन्होंने, बहुत विरोध किया। लेकिन चूंकि आज भी पता है चाइना तो भाई पूरा का पूरा बुद्धिस्ट है, म्यांमार तो बुद्धिस्ट है, इसके अलावा आपका श्रीलंका भी बुद्धिस्ट है। बौद्ध धर्म इतना उत्थान पर गया, सब कई कंट्रियों ने इसको अपनाया, तो ये बढ़ते गए बढ़ते गए। अब इसी समय क्या होता है, छोटे छोटे वैदिक सभ्यता खत्म की ओर पहुंच गई, छोटे छोटे राजवंश आ गए। अब भारत जैसे आज आपने देखे 28 राज्य, ऐसी भारत टोटल 16 महाजनपद में बट गया। कितने महाजनपद बट गया, 16। महाजनपद क्या होते हैं,
जैसे आपने जनपद होती ना, जनपद पंचायत कहते हैं अपन, जनपद छोटी होती है, उस 10-12 जनपद को मिला दो तो महाजनपद बन जाएगा। तो महाजनपद, आपने अगर महाभारत देखी होगी तो उसमें नाम लिए जाते हैं अंग, राज, कर्ण, मिथिला, नरेश। इसके अलावा आपको पांचाल नरेश, है ना। इसके अलावा आपको कई नाम मिलेंगे, जैसे उज्जैन का पूरा नाम अवंती हुआ करता था, है ना। तो ये छोटे छोटे स्तर पर 16 महाजनपद निकले और पूरा इंडिया 16 महाजनपद में बट गया, जिसमें तक्षशिला भी हुआ करता था। तक्षशिला 16 महाजनपद। कितने महाजनपद थे? 16। और जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। कौन सा था? मगध। मगध की तुलना आज आप कर सकते हो बिहार, उत्तर प्रदेश वाला कहलाता था मगध जनपद। और इस मगध जनपद पर छोटे छोटे राजवंश उभरने लगे। सबसे पहला राजवंश था हर्यक वंश। कौन सा था? हर्यक वंश। कौन सा था? हर्यक वंश। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भाई मगध वंश पर कौन कौन से राजवंश उभरे थे, उनके नाम बताओ। क्रम से लगाने से पूछ लिए जाएंगे आपसे। तो मैं छोटी सी आपको एक ट्रिक बता देता हूं, आपको क्या है याद रखने में आसानी मिलेगी। छोटी सी ट्रिक है, जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने, हसीन मासुकासी। ये आपको क्या है, लॉन्ग टर्म तक याद रखने में सहायता करेगी। ठीक, जैसे आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है मासुका, हा से मतलब है हर्यक वंश। कौन सा वंश है? हर्यक वंश। सा से मतलब है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? नाग वंश। ना का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो नंद वंश। कौन सा है बेटा? ये नंद वंश। हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया। माँ का मतलब था मौर्य वंश। कौन सा था? मौर्य वंश। और सा से मतलब है आपका सातवाहन वंश। और का से मतलब है आपका कर्ण वंश। ये मगध पर शासन करने वाले वंश हैं। किस पर? मगध पर। सबसे पहला अगर अपन लिखना, हर्यक वंश। दूसरा कौन सा था आपका? शिशुनाग वंश, है ना। और तीसरा आपका कौन सा था? नंद वंश। नंद वंश। और नंद वंश के बारे में आपको पता होगा, इसका एक राजा हुआ करता था घनानंद। इसी घनानंद की तो चाणक्य ने हत्या करवाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, है ना। तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत के इतिहास में इतना साबित हुआ कि इसके समय पूरा म्यांमार से लेकर आज अपन भारत के नक्शे की बात करें, जैसे मैं एक रफली मैप ड्रॉ करता हूं आपके सामने, तो ये अपना भारत का नक्शा है, रफली मान के चल रहे हैं अपन। आपको पता होगा कि पहले अखंड भारत कहते हैं अपन, इसमें अपना म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, तिब्बत का क्षेत्र, सारे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, इधर तुम्हारा तिब्बत से लेके पूरा दक्षिण भारत, इतना बड़ा क्षेत्र उसके कंट्रोल में था। तो सोच के देखिए कितना प्रतापी राजा था। जंगलों में घूमने वाला एक व्यक्ति चाणक्य की सहायता से इतने बड़े स्थान पर पहुंच गया। चाणक्य एक गुरु साबित हुए इसके जीवन में। तो इसी नंद वंश का राजा था घनानंद। नंद वंश के बाद मैंने अभी आपको बताया अगला वंश आया मौर्य वंश। कौन सा आया? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आया आपका अगला वंश सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। इसके बाद आया कण्व वंश। इसके बाद अन्य कई वंश आते रहे, लेकिन इनके सीक्वेंस आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ये सारे के सारे सीक्वेंस आपसे कई बार एग्जाम में लगाने को पूछ लेते हैं, मैचिंग में। आजकल तो आपने देखा होगा कूट वाले प्रश्न आने लगे हैं, वहां पे भी इसको डाल देते हैं। तो पूछने के एग्जाम के अपने अपने तरीके हैं। ये वंश हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, ये पता, जैन धर्म का संरक्षक था। कौन से धर्म का था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इस वंश का एक राजा आता है अशोक। अशोक ने, आपको पता होगा, अशोक जितना तो क्रूर शायद ही कोई जन्मा हो। इसके बारे में आपने सुना होगा, इसने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी अशोक ने। और पता है आपको, इसने एक हाथी के पीछे, मात्र एक हाथी के पीछे कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग का युद्ध, जो कि इतिहास में आज भी बहुत फेमस है, सब जानते होंगे कलिंग का युद्ध। तो सोच के देखिए, इतना क्रूर शासक आगे चल के अशोका द ग्रेट बनता। इसने बौद्ध धर्म अपनाया। इसको एक बौद्ध भिक्षु मिले, उन्होंने इनको शिक्षा दी कि भाई क्या कर रहे हो तुम, क्यों नरसंहार करते हो इतना।
उनके कहने पर, उनकी सानिध्य में आकर, उनकी प्रेरणा पाकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और फेमस हुए अशोका द ग्रेट। उसके बाद से अशोक ने अपने जीवन में कभी भी नरसंहार नहीं किया और धर्म के बल पर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। अशोक का नाम तो फेमस है, जैसे आज आप सिकंदर का नाम जानते हैं ना, तो बाहर अशोक का नाम भी बहुत चलता है। अशोक बहुत फेमस राजा हुआ करता था, अशोक ने जन्म लिया। फिर इसके बाद मौर्य वंश पतन की ओर रहा, क्योंकि वंश आते हैं, अपनी कमियां होती हैं और पतन की ओर जाते हैं। फिर कोई नया वंश आता है, फिर पतन की ओर जाता है। ये क्रम बहुत लंबा चलता रहता है, चलता रहा इतिहास। और इधर आपको पता ही होगा, इस्लाम के भगवान जिनको कहें अपन, अल्लाह है ना, मोहम्मद पैगंबर हो गया। किसका जन्म हो गया? मोहम्मद पैगंबर साहब का। और उन्होंने संदेश दिया कि भाई धर्म का प्रचार करो, क्योंकि भाई हर व्यक्ति अपने धर्म को फैलाना चाहेगा। तो इसी समय इस्लाम धर्म अपने उत्थान पर आया, क्योंकि भारत में इसका प्रभाव ज्यादा नहीं था, कोई नहीं था भारत में प्रभाव। 712 ईस्वी में, मैंने आपको बताया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आता है भारत से। लोग वाक परिचित होते हैं कि भाई इस्लाम धर्म है कुछ। इसने पहली बार भारत के लोगों से कहा, या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए या फिर आप जजिया नामक कर दीजिए। कौन सा कर? जजिया टैक्स। मतलब सोच के देखिए, आपके धर्म को कबूल ना करने पर इसने जजिया नामक टैक्स लगा दिया। इसी तरीके से आगे चलता रहा। मोहम्मद बिन कासिम आया, गजनवी आया, गौरी आया, कई आक्रमणकारी आए और फाइनली भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाती है। इसी के बाद बहुत लंबे समय तक इस्लाम धर्म चला, फिर अंग्रेज भी आए। आगे की जो भी कहानी है अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। आपको इतनी जी जान से आपको पढ़ाया जा रहा है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको पहुँचाना है, ठीक। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, नमस्कार।